गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। ले लेते हैं। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और डे बाय डे हमारी कोशिश होती है कि हम अपने नाज़रीन को और अपनी यूथ को कुछ अच्छा मैसेज भी दें, साथ साथ अवेयरनेस सेशन लाइक आप तक पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारा एक ड्यूटी है। डेली मॉर्निंग शो करते तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको कुछ पॉजिटिव कुछ ना कुछ सिखाएं। और मैं कहती हूँ अगर हमने थोड़ा सा भी आपको कुछ बताया जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल गई, तो जिस वक्त आपने अपनी ज़िंदगी बदल ली, समझ लें आपने अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट भी बदल दिया और आप खुद भी एक इंस्पिरेशन पर्सन हो गए। लेकिन इट्स ओनली टू मी, मेरे साथ यहाँ पर इंस्पिरेशन पर्सनैलिटी यहाँ पर तशरीफ़ रखती है। और मैं ये कहूँगी कि मैं कहती हूँ हम कुछ ना कुछ बहुत सारे लोगों से सीखते हैं, लेकिन इट्स ऑनर टू मी कि आज वो आए, आज हम बहुत कुछ सीखेंगे और आप लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करने की और माइंड को ख़ास तौर पे तब्दील करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं वॉइस कोचिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल इन्हेंसमेंट डॉक्टर अली जर्रार साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, ऑल वेल। इट्स ऑनर टू मी कि आप प्लेजर एंड ऑनर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच। और मेरे राइट हैंड पर बहुत ही मोटिवेशनल पर्सनैलिटी, मेरे बहुत सारे मॉर्निंग शो को उन्होंने लीड किया और यहाँ पर आके बहुत सारी गुफ्तगू अवेयरनेस टाइप की गुफ्तगू की। मुझे ऐसे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जहांजेब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो जहांजेब? जी, दबंग? बेहतरीन, गुड गुड, बेहतरीन। अच्छा जी, दोनों मेहमानों को मैं वेलकम करती हूँ और ज़रा हम चलते हैं कि पहला क्वेश्चन, बल्कि मैं कहूँगी इंट्रोडक्शन, एक हम लोग जिस टॉपिक पे बात करें और लाइफ के बारे में, तो अक्सर लोग बहुत हेजिटेट होते हैं, नॉलेजेबल बहुत होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सिटी में एक टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं उसको कहती हूँ स्क्रीन पर सर ये कर लें तो वो कहता है नो, जबकि नॉलेजेबल। ये दोहरा कॉन्फिडेंस, या वो लोग जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, कैपेबल होते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, आप उनके लिए उनका इंट्रोडक्शन क्या है? ओवर टू यू। उनका इंट्रोडक्शन ये है सभी के वो बेचारे अपने बचपन में, अच्छा, अगर वो 55 के हैं, अच्छा, तो वो अपने बचपन में अपने घर के माहौल की या आसपास के माहौल की मार खाए हुए ज़्यादातर केसेस में। मैं स्पेशलाइज करता हूँ पब्लिक स्पीकिंग में, पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग में, लोगों को तकरीर करने का हुनर वगैरह वगैरह। मेरे पास 50% जो लोग आते हैं ना, वो लोग आते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, बट अगर 4 लोग बैठे हों और आप स्टेज पे जाके बात करना उनको बोलें जी, तो उनकी कांपे टांग जाते हैं। ठीक है जरार साहब, ठीक है, ये जुमला वैसे फिट हो रहा है। फिट, बिल्कुल फिट है यहाँ हाँ, पे। ठीक तो है। मेरा एक ऐड भी है फेसबुक पे जो उसमें है कि जब आप बात करते हैं तो क्या आपकी कांपे टांग जाती हैं? सही है। वो कांपे क्यों टांगती हैं, उसकी जो बुनियाद है वो उनके बचपन में है। ठीक है। इंसान जो है जब डेवलप करता है, मादरे शिकम में जब वो होता है, बिल्कुल ऐसे। और उसमें अल्लाह ताला अपनी रूह दाखिल करते हैं, वफ़िक़्तु मिन रूही, वहां से उसको अपने माहौल की तमाम एहसासात आना शुरू हो जाएगा। फीलिंग, हाँ ठीक ठीक। माँ बाप में प्यार है वो आना शुरू हो जाएगा, माँ बाप में झगड़ा है वो आना शुरू हो जाएगा, अल्लाह, सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है, वो आना शुरू हो जाएगा, तंज हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, वो आना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो ये है कि मैं बड़ा हैरान हो गया कि एक बच्चा, उसने 7 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया, सही, पूजा भी कैसे कर लिया, पता चला कि जब ये मादरे शिकम में था तो उसकी माँ कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी। सुभान अल्लाह। वहां से उसने वो सुन रहा था अंदर। ये तो अल्लाह ताला के वो है ना, सारे काम अल्लाह ताला के हैं, ठीक है ना, ये राज उसके हैं। ये हम बहुत से राजों को हम नहीं समझ सकते और ना कभी समझेंगे क्योंकि वो परवरदिगार है, ठीक है। अब होता क्या है कि वहां से उसके अंदर जो वाइब्स आ रही होती है ना,
वो वाइब उसके कुछ ब्रेन के पार्ट्स को हाइपर एक्टिव कर देती है, ओके, जिसकी वजह से आगे जाके लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं मगर वो इस तरह का इंट्रो नहीं दे पाते जैसा कि अभी आपने दिया है। नहीं दे पाते, दे कांट डू इट, नो दे कांट डू इट। लिख के बोलते हैं। नॉट नहीं माशाल्लाह, नॉट इवन अ सिंगल फंबल। मैं तो स्पेशलाइज करता हूँ, मैं वहाँ बैठा सुन रहा था जब आप इंट्रो दे रही थी, क्या जबरदस्त इंट्रो दिया है आपने, एक्सेलेंट इंट्रो। थैंक यू। एक फंबल नहीं था, एक फिलर वर्ड आ कुछ भी नहीं था, जबरदस्त था, एक्सेलेंट। क्यों? यहां क्यों है और वहां क्यों नहीं है, इसका पूरे का पूरा जो निचोड़ है ना, वो फ्रॉम द मोमेंट कि वो अवेयर हुआ अपनी सराउंडिंग्स के, माँ के पेट में, और 7 साल की उम्र तक उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। बिल्कुल सर। अगर उन 7 सालों में घर में प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, अगर वो ये सुन रहा है कि मेरी जो दादी है वो बीमार है और मेरी माँ जो है वो उसको सूप पिला रही है, वो सुन रहा है बैठा हुआ अंदर, और उससे प्यार से बात कर रही है, तो वो बच्चा डिफरेंट होगा। और अगर वो ये सुन रहा है कि वो उसको इग्नोर कर रही है और बाहर से कह रही है कि उसको जाके ईदी में जमा करवा दो, मैं इसकी खिदमत नहीं कर सकती, हाय हाय, वो बच्चा ही अलग डेवलप होगा। दोनों बच्चे एक जैसे डेवलप नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो सारे सिलसिले होते हैं ये पहले 7 साल में डेवलप हो जाते हैं। जब ये निकल के आते हैं इनको पता भी नहीं होता इस बात का, दे डोंट इवन नो इट। बिल्कुल। मगर व्हेन दे स्टार्ट कमिंग इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, दे रियलाइज कि यार हम अंदर से बहुत डरे हुए, इनसिक्योर है हमारा बच्चा। वो उसको बुरा कह रहे होते हैं, जैसे आपने भी कहा ना कि वो दूसरे के बच्चों की एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। उनको ये नहीं पता होता कि उसके कसूरवार हम खुद हैं। वो खुद हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका हमें इदराक नहीं होता। आज आपके घर का माहौल जैसा है ना, जी जी, बच्चे आपके छोटे हैं, बिल्कुल ऐसे। आपने अगर उस माहौल को किसी भी वजह से नेगेटिव रखा हुआ है ना, किसी भी वजह से, किसी भी लेवल पे, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मर्द तो घर से बाहर होता है ना, बिल्कुल ऐसे। घर में तो औरतें ही होती हैं, यस और नो, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। ओके। अब वो जो माहौल घर का चल रहा है वो बच्चा सब एब्जॉर्ब किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। अगर किसी एक पार्टी में तहम्मुल नहीं है वो बच्चा उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, मगर अगर तहम्मुल नहीं है तो उसका इम्पैक्ट अलग है बच्चे की पर्सनैलिटी पे, और अगर तहम्मुल है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है बच्चे की पर्सनैलिटी पे। इतने से बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, हकीकत है सर, एब्सोल्युटली। इतने से बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, हकीकत, हकीकत। इतने से बच्चे की बात कर रहा हूं, बड़ों की बात नहीं कर रहा। वो तो कहानी निकल गई आपके हाथ से, बिल्कुल ऐसे। ट्रेन छूट गई कराची स्टेशन से, तो पेशावर जाके रुकेगी, ठीक है, राइट। सो दैट इज द बॉल गेम जी। तो ये इसका रीजन है। अब इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या है वो जब आप मुझसे आगे पूछेंगी जाके प्रोग्राम में, देन आई विल एक्सप्लेन द न्यूरो साइंस। असल में आप इतनी माशाल्लाह अच्छी उसमें बात करते, मैं चाह रही थी जरा कंटिन्यू हो। तो ये जो अभी आपने ब्रीफ किया, मान लिया कि वाकई में जो एक अल्लाह ताला की तरफ से, और ये हकीकत है कि इर्द गिर्द का माहौल जो बच्चा पेट में होता है उसको आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। अब हम इसको, हम लोग अवेयर लोगों को नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी ये सोच अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि बच्चा अगर पेट में हो, डॉक्टर जो बेचारे वो कुरान का इल्म तो नहीं दे रहे, लेकिन वो डॉक्टर कैसे कहते हैं कि प्लीज आप रिलैक्स रहा करें, वो सारी बातें मुझे आपने कुरान कही का ना। इल्म दे रहे हैं ना, कुरान का इल्म ले रहे हैं ना, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। मैं यही तो बोल रही हूँ, डॉक्टर हमेशा क्या कहेगा, आप ज़्यादा टेंशन ना लिया करें, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। अच्छा नाज़िम, मैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने बने, मैं ज़रा चलती हूँ, हमारे साथ मौजूद है मैं प्रोफेसर डॉक्टर जाजिब। आप क्या कहते हैं सर? माशाल्लाह जरार साहब ने तो काफ़ी ब्रीफ कर दिया, आप इसका इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं? मैम पहले तो मैं बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं कुछ लब कुशाई कर सकूँ, और बहुत मशकूर हूँ तमाम लोगों को जो सुनने वाले हैं। डॉक्टर अली जरार ने बाकायदा जामिया गुफ्तगू की, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हकीकतन होती हैं। अंग्रेज़ी में बड़ा एक ज़बरदस्त मुहावरा है मैम, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि आप जो अच्छाई शुरू करें वो अपने घर से शुरू करें। तो वो सर की जो गुफ्तगू चल रही थी तो मेरे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में फाइट कर रहे थे, कह रहे थे भाई ये बातें भी करनी चाहिए, लाइक जो कनेक्ट करना चाह रहा था मैं आपकी ही गुफ्तगू से
यहूदियों में अभी भी एक बड़ी जो है ना अजीब सी आप कहें या एक बात है कि वो क्या करते हैं, हमारी चीज़ों को हमसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आप कह रहे थे ना कि जब बच्चा होता है और वो माँ के पेट में होता है तो वो क्या करते हैं यहूदी कि उन ख़वातीन को जो इस हालत में होती हैं उनको मैथमेटिक्स इक्वेशन सॉल्व करना शुरू कर देंगे, उनसे अच्छी बातें करना शुरू करेंगे, उनको बाकायदा तौर पे ट्रेन करना शुरू करेंगे कि जब वो बच्चा हो और जो अपनी उम्र में आया तो वो बड़ा इंटेलिजेंट हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आपकी शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाती हैं कि कहते हैं ना अल्फाज बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं। अफ्रीका में मैम अभी भी कुछ कबाइल ऐसे हैं जहाँ उन्हें दरख्त काटना होता है ना, तो वो दरख्त को काटते नहीं, कबीला जमा होता है और उसको उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं, तो वो दरख्त पे इतना इम्पैक्ट होता है कि दरख्त खुद ही मुरझा जाता है। वेस्ट में, यूरोप में रिसर्च की गई कि अल्फाजों का कितना इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ तो इस तरह की बातें करूँगा। ये मैंने भी देखा था, पानी के ऊपर भी किसी ने पानी के ऊपर बुरा बुरा बोला, अगले दिन वो खराब हो गया। एग्जैक्टली ये बाकायदा रिसर्चेस हो रही हैं। तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया, जार रखे दो, तो एक जार पे कुछ अच्छे कलमात लिखे हुए थे कि अच्छे अच्छे अल्फाज तारीफ़ों वाले, और ये जार थे चावल के दानों के। दूसरा जार था उस पर कुछ उल्टे सीधे अल्फाज जो बुरे अल्फाज से वो लिखे हुए थे। जब स्टूडेंट पढ़ते हुए जाते थे तो वो देखते थे कि भाई ये इस पे ये लिखा हुआ है और उस पे ये लिखा हुआ है। तो हुआ ये कि 3 महीने बाद जब उनको खोला गया तो जिस पे बुरे कलमात लिखे थे वो चावल बिल्कुल ख़राब हो गए और जिन पे अच्छे थे उनमें खुशबू आना शुरू हो गई। तो ये एक अल्फाज वाली बात है। दूसरी बात मैम जो बहुत ज़बरदस्त मेरे जहन में आए तो मैंने सोचा सर की बात से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ। होता है हमारे वहाँ भी बड़ा होता है कि हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं एक बहुत बंदा बेहतरीन किस्म का इल्म रखने वाला, ही नोज़ वेरी वेल, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, बहुत अच्छा उसको आता है, पर उसका डिलीवरेबल्स नहीं है, ही कैन नॉट मेक समवन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छा, आप इस बात को कंटिन्यू कीजिएगा, मैं इजाज़त एक ब्रेक जी मैम। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बड़ी ही मौसर और जामे गुफ्तगू हो रही है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करें क्योंकि एक आगे वाली जनरेशन जब ऑफ कोर्स वर्क करती है तो वो आने वाली नस्लों को क्या देती है, लेकिन उससे पहले जो पीछे जो एक माजी है उन लोगों ने फ्यूचर में या फ्यूचर को बेहतरीन करने के लिए क्या किया। अक्सर हम कहते हैं कि आगे जब टेक्नोलॉजी के दौर में जब बच्चे दाखिल होते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ उनके लिए प्री प्लान बहुत कुछ करते हैं कि इन्होंने आगे करना क्या है, लेकिन ये स्ट्रेटजी हुकूमत वक्त करती है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगी हमारी हुकूमत वक्त सोई हुई है, उनको बिल्कुल फ़िक्र नहीं है, बल्कि हमने उनको लोडेड कर दिया है अपनी जनरेशन को बहुत सारे कर्ज़ों के नीचे। वो इतने स्ट्रेसफुल होंगे कि मुझे लग रहा है कि वो पहले तो लोग क्राइम बाहर जाके करते हैं ना, मुझे लगता है फिर एक वक्त होगा कि क्राइम घर में करते हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है, लेट्स सी हम कितना एग्जॉस्ट हो रहे हैं। हमारा माइंड सेट, ये सारा माइंड सेट कंट्रोल किया जा रहा है। किस तरह दूसरे कंट्री को किस यलगार में, किस स्ट्रेटजी में किस तरह लगाया जाए कि ये लोग आपस में ही डिस्टर्ब रहें या तबाह और बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत ताकत है, वो ईमान की ताकत, लेकिन उसका इस्तेमाल सही जगह पर हो नहीं पाता। बहुत खूबसूरत बात से मैं कहूँगी जरार साहब ने जब स्टार्ट लिया कि बच्चा माँ के शिकम में होता है ना, तब वो सब कुछ सुन रहा होता है। ये अल्लाह की करामात हैं देखा जाए तो। हम ये चीज़ समझना नहीं चाहते। डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करती है एक प्रेग्नेंट खातून को, डोंट टेक अ टेंशन, रिलैक्स, नींद पूरी करो, अच्छा करो, ये करो, कुरान पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, बावजू रहो, बहुत कुछ कहती है। आपके घर का माहौल है, स्ट्रेस मत लो। ये सारी बातें, एक बच्चा भी दुनिया में नहीं आया
और जब दुनिया में आ जाता है हम उसको इतना लोडेड कर लेते हैं, उसको एक कंपटीशन में लगा देते हैं और फिर उससे बहुत सारी तवक्कुआत करते हैं। लेट्स सी, मैं चलती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर जाज़ेब अलवी, ओवर टू यू सर। जी, तो मैं कंटिन्यू कर रहा था आपसे कि एक शख्स से बड़ा नॉलेजेबल है, ही नोज टू मच, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, पर उसका डिलीवरेबल्स इतना अच्छा नहीं है कि पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट। दिस इज़ वन ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी। अब वजह क्या होती है? वजह मेनली मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि देखें, या तो जो बंदा बात कर रहा है और जो बोलने वाला बहुत अच्छा है, जिसे हम अंग्रेज़ी में जनरल स्किल्स कहते हैं, जो हमेशा अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं टेक्निकल स्किल्स से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे MBAs, MPhil, PhD एक इंटर पास बंदे के अंडर में काम करें, ही इज़ अ मैनेजर बिकॉज ही नोज इट हाउ टू टेक द वर्क, राइट। तो वो क्या होता है, ये जो चीज़ें होती हैं ना, या तो वो गॉड गिफ्टेड होगा कि बहुत ज़बरदस्त बोलता है, ठीक है, बिना पर्ची के बोल रहा है, खड़े कर दें आप कहीं भी, वो ज़बरदस्त किस्म की स्पीच कर रहा है, चाहे UN हो कोई भी हो। या फिर वो आप जैसे लोग होते हैं, सर जैसे होते हैं, जो मेहनत करके अच्छे स्पीकर बनते हैं, उन्हें पता है कि मुझ में ये एक खामी है, उसको मुझे कंप्लीट करना चाहिए और उस पर मेहनत करना चाहिए। मुझे अगर रियलाइज़ हो जाए कि हाँ यार ये वाला स्किल्स मुझ में बड़ा कमज़ोर है, मेरे एक्सेल के स्किल अच्छे नहीं, आई शुड लर्न दैट, मुझे नहीं आता पावर पॉइंट बनाना, आई शुड लर्न, उसके लिए थोड़ी जस्तजू करना पड़ती है। और फिर वो तीसरी कैटेगरी जो मैम उसमें होती है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी एक मुशाहिदा है, लोग या तो तजर्बात से सीखते हैं या मुशाहिदात से सीखते हैं, तो मैं मुशाहिदात से सीखने वालों में से हूँ। तो वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, उन्हें पता है कि यार ये लोग जो है ना समझा नहीं सकते, ठीक है आपके साथ जो इश्यूज़ हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर मेहनत करें, जैसे सर ट्रेनर हैं, सर के पास अभी गुफ्तगू कर रहे थे सर हमसे कि इनके पास बड़ी बड़ी कंपनी के CEOs आए, उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार मुझ में ये कमी है, डिग्री सारी मैंने कर ली लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। सिमिलरली ऐसा होता है कि दो शख्स हैं, दोनों ने MBA किया, सेम GPA से किया, अब वो इंटरव्यू के लिए गए, आपको क्या लगता है जॉब किसको मिलेगी? डिग्री सेम है, GPA से CGPA सेम है, मिलेगी उसको हु कैन इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, हु कैन स्पीक वेल, हु कैन मेक देम अंडरस्टैंड। द थिंग इज़ दैट ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। कहानी फिर मैं जो जाऊँगा वो आपको पता है। आप इसी को मुझे ज़रा आंसर दीजिएगा। अभी आपने बहुत प्यारी बात कही कि जिसको डिलीवरी बहुत अच्छी करने आती है, लेकिन एक चीज़ मुझे क्लियर कीजिएगा, एक होती है डिलीवरी पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। उसे कहते हैं एक तो शॉर्टकट, यानी कि किसी को एक ऑरा बना के हम डिलीवर कर रहे हैं, उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और एक होता है राइट वे, कि वो जब उसको इम्प्लीमेंट करेगा, अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल कोई आइडिया दिया, उसकी डिलीवरी पावर इतनी है, सामने वाला इम्प्रेस हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट ज़ीरो आया, तो इस तरह तो उसकी भी मतलब उसने अगर कुछ गलत बयानी की तो उसका भी इम्पैक्ट ख़राब हो सकता है। वो टू यू एग्जैक्टली ये होता है नीम हकीम खतरा है जान वाला सीन है कि अगर आप गलत नॉलेज फैलाएंगे तो वो स्प्रेड होती रहती है। ओके, तो जब आप वो कहते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, और वो कहते हैं ना बोलना है तो अच्छा बोलो वरना खामोश रहो। बिल्कुल, ये मौला अली का फरमान है। तो नॉलेज अगर आपके सही है, एक्यूरेट है, तो आप उसको स्प्रेड करें, अगर आपको नहीं पता तो यानी कि खामोश हो लोग जाए। समटाइम एडवाइस करते हैं ना एक दूसरे को कि आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। डिफरेंट जगहों पर लोग होते हैं जिनकी लोग सुनते भी हैं, और समटाइम वो उसका मिसयूज़ करें तो फिर उसके रिजल्ट्स क्या हैं? रिजल्ट्स तो वैसे भी मैम अगर इस तरह की चीज़ें तो फिर वो हार्मफुल ही रिजल्ट्स होते हैं। अगर गलत नॉलेज स्प्रेड हो रही है तो दिस इज़ नॉट राइट थिंग। जो कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है, उसको पता होना चाहिए कि मेरी क्लास है, मिसाल है, वहाँ 50 स्टूडेंट बैठा है और मैं हर भी यूज़ करता हूँ और उनको कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ जो मुझे खुद भी नहीं पता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब वो क्या होगा, वो 50 से 55 होगा, 55 से 5000 हो जाएगा, 500 दिन वो स्प्रेड गलत होता है। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल वो शख्स है जो डिलीवर कराए। इस चीज़ को मैं बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट करूँगा कि हमारी ये जो स्पीकिंग के आर्ट है, स्पीकिंग स्किल्स है, या जो ये डिलीवरी करने की बात है ना, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी दुनिया में कोई एग्जाम्पल है। जब वो तमाम उस टाइम पे शायरी का दौर था, आपको अच्छे से इसका अंदाज़ा भी हम लोग सुनते भी आए बचपन से। तो शायर कहते थे कि ये बहुत अच्छी शायरी करते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक आयत नाजिल हुई, इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, खाने काबा पे लगा दे जाए। आप ऐसी एक आयत लेकर आए कोई, तो जितने भी शायर थे वो सब वहाँ ढेर हो गए। नहीं भाई ये कोई मौज़ा ही है। तो वो क्या था, कम अल्फाजों में बड़ी बात कर देते थे, बहुत तासीर थी ज़बान में, बात करने का तरीका था। इसी तरह से उमर फ़ारूक 21 लाख मुरब्बा मील उन्होंने हुकूमत की, इतनी बड़ी देखें आप, उन्होंने टेरिटरी बना दी, इतनी बड़ी हुकूमत बना दी। बात क्या थी, उन्हें लीडरशिप आती थी, उन्हें बोलना आता था। कहीं आप दूर ना जाएं, यहाँ अगर आप करंट इसमें
डेवलप दुनिया में बात करें या मॉडर्न दुनिया के इसमें आप बात करें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़ी एग्जांपल है। गांधी की मैं एग्जांपल देता हूँ कि ही इज़ अ गुड स्पीकर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब बोलते थे तो आप देखें लोग पीछे खड़े होते थे। हकीकत कि इसी तरह से हमारे एक और भी यहाँ कराची के वो भी जब स्पीच करते तो लोग खड़े होते थे। तो ये क्या है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्पीकिंग एक ऐसा स्किल्स है जिससे आप लोगों को मुतासिर करते हैं। हकीकत आप बच्चों को सिखाते हैं कि देखें ऐसा करना है। आपकी ज़बान, आपके अल्फाज आपका किरदार बनाती हैं और आपका किरदार आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बनाता है। और उस पर्सन पर अगर वो डिलीवर उसको सब लोग सुनना चाहते हैं या उस जैसा बनना चाहते हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फिर उसको सोच के बोलना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि लोग मेरे फॉलोवर्स बहुत सारे क्या कहते हैं। एग्जैक्टली जैसे आप अभी लाइव शो पे बैठी हैं, इतनी ज़बरदस्त आपने एक तकरीर की स्टार्टिंग में बताया, तो आपके फॉलोवर्स हैं, आप यहाँ बैठे हुए हज़ार चीज़ें सोचते हैं कि यार मेरे मुंह से कोई अल्फाज ना निकले, हकीकत कोई ऐसी बात ना निकले कि वो इशू बन जाए। बिल्कुल ये बड़ी अहम है कि सोच क्या बोलते हैं, पहले तोलो फिर बोलो वाला साहब। हकीकत। तो ये वाली बात है। और इसमें एरिस्टोटल जो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, वो कहता है कि देखो अल्फाजों के पीछे ना जाओ, ख्यालात उजागर करो। ख्यालात का हुजूम होगा तो अल्फाज तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। वाह। तो ये वो वाली बात है कि आप सोचें और फिर बोलें। आप देखें कि सही है गलत है, अगर सही है तो स्प्रेड करें वरना खामोश रहें। मैं तो कहती हूँ according इस बोला बात को यूँ भी कह सकते हैं, जब हम लफ्ज़ सुन रहे होते हैं ना, कहते हैं कौन कह रहा है ये अहमियत नहीं रखता, क्या कह रहा है ये ये अहमियत रखता है। तो समटाइम एक नॉन मुस्लिम भी कभी कभी आपके लिए कुछ अच्छी बात कह जाता इसमें है। कोई तो इस बात पर फोकस ना करें कि इसने कहा उसने कहा वो बंदा ये था, नहीं, मैं कहती हूँ क्या कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट बड़ा काउंट करता है। क्या कहते हैं आप? एग्जैक्टली हज़रत उस्मान गनी का कॉल है, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। बात की अहमियत है शख्सी नहीं, कि शख्स कोई भी रिलीजन से कोई भी मसलक से आप उस पे ना देखें। समटाइम बड़ी पावरफुल बात ना। इजाज़त, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं फिर हम वापस आते हैं। इन्होंने बड़ी प्यारी एक खूबसूरत सी कुरान पाक में सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर इन्होंने पढ़ी, और बेशक हमने तुमको कौसर अता फरमाई, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करो, ज़कात दिया करो, कुर्बानी दिया करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। हमारे लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयतें उतरी वो हमारे लिए रहनुमाई करती हैं, और यकीन करें हमें समझ लेना चाहिए। सूरह फील में अबील एक छोटी सी थी, छोटी सी, वो छोटा सा परिंदा जिसकी स्पीड, अगर वो हम पढ़ते हैं ना फिज़िक्स, तो उसमें वेलोसिटी है, स्पीड बड़ी तेज़ थी। ये फायरिंग गोली जब ही निकली है कि एक अबील जब किसी स्पीड से कितना सा कंकर फेंकती है तो वो ज़मीन में या कोई चीज़ में भी होल हो जाता है। तो अल्लाह पाक ने जो आज हम सब कुछ कर रहे हैं ना, वो कुरान पाक में हर औराक में कहीं ना कहीं हमारे लिए इस्लाह, हमारी रहनुमाई और हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने की हर बात उसमें लिख दी है। लेट्स सी वो गोरे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है, और फिर अपनी कायनात की खूबसूरती के सदक़े में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमारे लिए ही खूबसूरत, मैं कहूँगी एक ऐसी शख्सियत बना के भेजा है कि जो हमारी ही इस्लाह कर सके। ये खूबसूरती क्या है? 3-4 चीज़ें तो अल्लाह पाक ने खुद बार बार अगर देखा जाए तो अल्लाह पाक को, अल्लाह कहते हैं मेरे से तू माफ़ी मांग, बार बार इस्तग़फ़ार पढ़, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम देखें तो लोगों को माफ़ी नहीं करते, स्ट्रेस में रहते, माफ़ हो ही नहीं सकता, और अल्लाह से रोज़ कहते हैं माफ़ी मांगे। ये थोड़ी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी की इस्लाह क्या है। एक इंसान जिसको हम अशरफुल मखलूक़ात करें, उसकी इस्लाह क्या है, उसकी आसानी किस में। और दुनिया में हम इसीलिए उतारा कि दुनिया के साथ रहें, लेकिन ये बात भी नहीं समझ, जो 2 बातें नहीं समझ में आएगी ना तो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी हो जाती है।
और हम सही भी कर नहीं पाते, और सबसे ज़्यादा हम अपनी ही इसलाह नहीं कर पाते। मैं चलती हूँ डॉक्टर अली जर्रार के पास। सर, अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ने बहुत एजाज़ बख्श दिया हमको, लेकिन हम मियाँ बीवी 9 दरगुजर, लड़ाई, 10 लोग आके देखें, तमाशा देखें, और बीवी पल पल ये कहे मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। इफ़ेक्ट किसको पड़ा? आने वाली जनरेशन को। शौहर उधर हो गया क्योंकि ज़िद, ईगो। हम लोग एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? ओवर टू यू। हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश इसलिए नहीं करते हमें सच्चा प्यार नहीं मिला। कि हम और कोशिशों में लगे हैं। ओके सर, आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर। हम और कोशिशों में हम लगे, और कोशिशों में लगे हैं। अच्छा काम करने की कोशिश। आप एक जगह में गया, वहाँ पे एक कंपनी थी, वहाँ उन्होंने सेशन कराना था मेरा विजन्स पे। तो जो वहाँ पे मैं बहुत ही एहतियात से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी किसी की कोई दिल आज़ारी नहीं चाहता। जी जी। एक चीज़ रिकग्नाइज करने की है, और वो चीज़ ये है कि किसी ने कहा था, जी शायद हिटलर था, मैं यकीन नहीं है मुझे, मैं इस पे बस किसी अच्छी शख्सियत नहीं। उसने बड़ी बात की थी। उसने कहा कि अगर मुझे अच्छी कौम चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे अच्छी माएँ चाहिए। अल्लाह, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। देखिए, बाप सुबह जाता है लकड़ियाँ काटने, सही है। वो रात को घर में घुसता है। ओके, घर को कौन देखता है? बीवी देखती है। बिल्कुल, एक औरत, बिल्कुल। अच्छा, और वो बीवी जो है जब वो माँ बन जाती है, तो बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तो पूरा का पूरा हिसाब किताब उनका है। बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर माँ घर से बाहर निकल जाए पूरे दिन के लिए, सही, मतलब वो सुबह उठे 7 बजे या 6 बजे, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजा, फिर वो खुद तैयार हुई और खुद घर से बाहर निकल गई, ठीक है। और शाम को आई वो 6:30-7 बजे। तो आप मुझे बताएं कि बच्चा तो आ गया 2:30 बजे स्कूल से वापस, या 2 बजे स्कूल से वापस, वो कहाँ, वो उसकी तरबियत कहाँ हो रही है? बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, जब वो उधर से वापस आती है, उसमें बचता क्या है? अब सारा दिन दफ्तर को निपटा के, दफ्तर में काम करने वाले दफ्तर को दफ्तर में छोड़ के नहीं आते, वो दफ्तर को अपनी खाने की रात की मेज पे लेकर आते हैं वापस। बिल्कुल ऐसा ही। दफ्तर का माहौल है ना, हाबिल काबिल हर जगह है। इंसान को आप एक तरह से ना देखें। जहां इंसान है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंग्लिस्तान है, जहां इंसान है वहां हाबिल भी है, काबिल भी है। बिल्कुल ऐसा, दोनों कहानियां हैं, राइट। अब वो जो बच्चा है वो कहाँ पल रहा है? वो कहीं किसी नानी के पास पल रहा है, किसी दादी के पास पल रहा है, किसी आया के पास पल रहा है, या आजकल तो मोबाइल की छतर छाया में पल रहा है। अब आए ना काम, ये सही, बड़े टीवी की छतर छाया में पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी तो आप जो आज जेनरेशन देख रहे हैं, मैं तो अगली जेनरेशन को सोचता हूं। क्या हुआ कि जब चीन को इंग्लिस्तानियों ने क्या किया, गोरों ने क्या किया, उनको अफीम के नशे पे लगा दिया। वहां पे एक बादशाह आया, उसने कहा यार मेरे तो सारे लोग, अच्छा जिस तरह हमारे घर है ना, उस तरह अफीम पीने वालों के लिए बाकायदा घर थे वहां पे। वहां पे आप पैसे देते थे, आपको बिस्तर मिलता था, आपको अफीम मिलती थी, आपको चिलम मिलती थी, आप चिलम लगाएं जाके सो जाएं। पूरी चीनी कौम को सलाह दिया गोरों ने, इन्हीं ब्रिटिशर्स ने जो हम पे हुकूमत करके गए हैं। एक बादशाह आया, उसने कहा कि यार मैं ये खत्म करना चाहता हूं, मेरी कौम सो रही है। तो वो इंग्लिस्तानी लड़ने के लिए आ गए। 2 ओपियम वॉर्स फाइट हुई हैं, ये हिस्ट्री है। जिनको आप समझ रहे हैं ना बहुत आला ज़र्फ हैं, वो अपने लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। 2 ओपियम वॉर्स फाइट हुई हैं कि तुम इस अफीम का इस्तेमाल नहीं छोड़ोगे। आप विकिपीडिया उठा के देख लेना। अब मैं क्या देखता हूं, मैं घर में गया, अब देखे ना जहां तरह से वो अफीम पी के लेटा हुआ है ना वहां पे यूं करके, सही है। मैं घर में गया, 4 बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा आईपैड लेके सोफे पे लेटा हुआ है, उससे छोटा बच्चा मोबाइल फोन लेके एक छोटे सोफे पे नीम दराज, सही है। उससे छोटा बच्चा बड़े टीवी के सामने बैठा हुआ है और उसको ऐसे देख रहा है बगैर पलक झपकाए, और वो बड़ा अट्रैक्टिव है, इट्स वेरी अट्रैक्टिव। तो मेरे बच्चों ने क्या किया,
उन्होंने भी यही किया, वो भी एक सोफे पे लेट गए और वो भी एक सोफे पे बैठ गए। तो मुझे वो अफीम का चिलम खाना याद आ गया, चीन, कदीम चीन। हम तो फिर भी बेहतर हैं। सही कह रहे हैं हम, बिल्कुल ये जो आजकल ये जो दौड़ चल गई है ना, बिल्कुल सही, बेसिमत दौड़ के है ना। बिल्कुल, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है यार। अरे भाई, बच्चों को अच्छे पढ़ाने से उनकी तकदीर नहीं लिख रहे हो तुम, बिल्कुल सही। उनको पढ़ा रहे हो उनकी ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी नमूद के लिए, नशो नुमा के लिए। उसको टैग कर दिया है हमने। यार आप मुझे एक बात बताएं, आपने अंगूठा साहब छेटों को नहीं देखा? अरबपति जिनके सामने डबल पीएचडी ऐसे हाथ बांध के खड़े होते हैं अपना चेक साइन करवाने के लिए। बिल्कुल ऐसे। कातिब तकदीर कोई और है। आप तकदीर को अपने हाथ में कहाँ ले रहे हैं? वो कहीं लिंक्डइन पे मैंने देखा कि यार मैं समंदर से कैसे लड़ूं, तो उसका जवाब मैंने दिया, तुम्हें समंदर से लड़ने की जरूरत नहीं है, समंदर का अपना प्लान है तुम्हारे लिए। मगर नहीं, हमें उनको जो है ना फला स्कूल में पढ़ाना है, तो हम दोनों जाके घर में, बच्चा क्या है, फारिग हो गया बच्चा, अब ना उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, ना उसकी सोशल स्किल है, तो हम जा किस तरफ रहे? नंबर 1। नंबर 2, हमारी प्रायोरिटी। अब वो जब घर से उधर से वापस आएंगे, माँ ने तरबियत करनी ना बच्चे की, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। वो जब उधर से वापस आएगी, वो थोड़ा खाना पकाएगी बेचारी, उस पर डबल जिम्मेदारी है। मैं सलाम करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बुरा कह रहा हूं, मैं सलाम करता हूं। मैं कहता हूं यार आप जबरदस्त हैं, बेहतरीन हैं। मगर जैसे बॉस ने कहा कि यार चैरिटी बिगिंस एट होम, उसको एक बेहतर स्कूल पढ़ाने के लिए उसको तुमने बॉट बना दिया जो आके बस टीवी के सामने बैठा रहता है। इतना सा बच्चा बिल्कुल ऐसे ही सर, ऐसे देख रहा होता है टीवी, और वो इतना खूबसूरत टीवी लगाया है, उसमें क्या कलर्स हैं, ब्यूटीफुल। एलसीडी लगा के। नहीं, बड़ा एलसीडी है, राइट। अच्छा, जब वो बंद होता है तो वो जाता है अपने बाप के पास, माँ के पास या ग्रैंडफादर के पास, उनका मोबाइल लेके वो देखना शुरू कर देता। बिल्कुल ऐसे, वो रह ही नहीं सकता, वो रह ही नहीं सकता। अब मुझे ये बताइए कि ये क्या करेगी आने वाली जनरेशन? ये तो क्या करेगी? ये क्या पाकिस्तान मुल्क के लिए क्या हमने करेगी? क्या किया? हमने अपने बेटों और बेटियों, बेटे का तो फर्ज है, अल्लाह ताला ने, देखें मैंने आपसे एक बात कहा था, समझते नहीं है कुरान मजीद को, समझते नहीं। इंसान मर्द बनाया है अपने काम के लिए, बेशक, बेशक। औरत बनाई है अपने काम के लिए। बिल्कुल सही। मर्द से औरतों के काम लोगे, औरतों से मर्द के काम लोगे, तो काम कैसे चलेगा भाई? इसको और डिटेल में बात करते हैं। जरा सा बहुत अदब से अर्ज की है बात मैंने, बहुत अदब से अर्ज की है। बिल्कुल, इसके ऊपर गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं, लेते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर अली जरार साहब और प्रोफेसर डॉक्टर जहांजेब अलवी साहब मौजूद है, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। सर एक बात बताएं, हम डिमांड बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं वो कौन सी जनरेशन है जो एक हेजिटेशन, एक खौफ में मुब्तला है? क्योंकि मैं चाहूँगी इस पॉइंट को भी मैं उठाना चाहती हूँ, रेज करना चाह रही हूँ। कोई काम करने से पहले आपने नोट किया होगा कि डिसीजन पावर, यहाँ तक कि अगर किसी ने प्री इंजीनियरिंग में जाना है, प्री मेडिकल में जाना है या कॉमर्स लेनी है, तो उनको समझ ही नहीं आ रही किस डोमेन में जाना है। बचपन की अलग बात होती है, मैं पुलिस में जाऊँगा, मैं इसमें जाऊँगा, मैं पायलट बनूँगा, वो एक अलग है जो छोटे छोटे बच्चे आपस में कर रहे होते हैं और उस जैसे ड्रेसिंग पहनते हैं। लेकिन जब मेच्योर होते हैं आफ्टर मैट्रिकुलेशन, इंटर, तो देन या ग्रेजुएशन, लाइक अब एक डिसाइड करना होता है, एक अजीब सी हेजिटेशन कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, इस जगह पर आके मैं ये बिजनेस ऑन करूँ तो मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा। एक अजीब से खौफ है, मेंटली स्ट्रेस कहूँगी, खौफ कहूँगी, या प्रेशर लाइक पेरेंट्स का प्रेशर, तुमने ये अब किया तो अब मैं नहीं दोबारा पैसे दूंगा।
अब इस बच्चे को निकालना कैसे, वो कैसे डिसीजन लेगा, उसका डिसीजन किसके हाथ में? ओवर टू यू सर। देखिए, अगर उस बच्चे में हेजिटेशन है और खौफ है तो उसका डिसीजन फिर दूसरे के ही हाथ में है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये नहीं है कि हेजिटेशन है या डिसीजन है। मैं जो आपके प्रोग्राम का सहारा लेना चाह रहा हूँ जी, और ऐसे लोगों से मुखातिब हूँ, उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये है क्यों, ठीक है। तुम में हिचकिचाहट है क्यों, खौफ है क्यों? और उस तरफ मैं इशारा दे चुका हूँ जो मेरा पहला इंट्रो था यहाँ पे। देखिए, होता क्या है, खौफ जी, और हेजिटेशन ठीक है। इमोशन है ना, इट्स अ फीलिंग। Okay. फियर इज अ फीलिंग, ठीक है। राइट। ये फीलिंग कहाँ से आती है? हाँ, कहाँ से आती है? ये फीलिंग दिमाग का एक एरिया है पीछे, ठीक है। ये आपका फोर ब्रेन है। यहाँ से आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, कॉग्निशन करते हैं, सारा कुछ करते हैं। पीछे दो एरियाज जा रहे हैं, उसके नीचे ब्रेन स्टेम है यहाँ ठीक पर, है। राइट। यहाँ पर एक एरिया है जिसे कहते हैं एमिगडाला। क्या कहते हैं? एमिगडाला। ठीक है। एमिगडाला इज द फियर सेंटर ऑफ द ब्रेन। आपके अंदर जो खौफ है वो यहां से निकल रहा होता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज है, ये ठीक है। अल्लाह ने बनाई है तो बुरी नहीं है, बगैर बेमाने नहीं है, सही। राइट। अब इसका क्या रोल क्या है, इसका इसको समझने की जरूरत है। जब इंसान दुनिया में आया उसके बाद रहने के लिए घर नहीं था, बिल्कुल ऐसे। सही है। वो किस तरह से खाना खाता था, शिकार करके खाना खाता था। वो हम लोग जिस तरह से प्रोटेक्टेड हैं दीवारों के अंदर, वो प्रोटेक्टेड नहीं था, ओपन था। ठीक है। पहाड़ों में, गारों दरख्त में। के नीचे सो जाएगा, कुछ छप्पर बना के रह जाएगा, सही। और बाहर हैवानियत घूम रही है। बिल्कुल ऐसे। सांप भी है, बिच्छू भी है, शेर भी है, भालू भी है, अजदा भी है। तो वो जब किसी रास्ते पे निकलता था तो ये पार्ट उससे कहता था, यार जरा इस रास्ते पे देख के जाना, ओह, यहाँ इंडिकेशन। पर हो सकता है कि खतरा हो। ओह, इंडिकेशन। हेजिटेशन ठीक। देता है उसको, ठीक, रोकता है, सही है। राइट। और ये अच्छा है, सही हाँ, कहा। जैसे आप कभी गाड़ी बहुत तेज हो जाती है आपकी, तो पीछे से आपको ये फीलिंग आती है कि यार जरा गाड़ी हल्की कर लो, कुछ कहीं ऐसा ना हो ठीक कि है। कुछ हो जाए। ये सही। अच्छी फीलिंग है, ओके, ये नॉर्मल फीलिंग है। ठीक है। अब वो बच्चा जो कि पला ही खौफ के माहौल में है, ओए होए, वो तो फूक फूक के वो अंदर से डरा हुआ है, वो कभी कुछ डिसीजन नहीं ले पाए। हाँ, तो वो क्या करेगा, वो एक कदम भी उठाएगा 100 दफा सोचेगा, यार मैं करूं, मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, नुकसान। मैं करूं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, यार मेरा ये तो नहीं हो जाएगा, ये मेरा। ऐसे बच्चों के अंदर जिनके माँ बाप बहुत सख्त होते हैं या उनकी आपस में नहीं बनती, या वो एक ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, लड़ाई झगड़े बड़े होते हैं, सही। सही है, उनके अंदर ये सेंटर हाइपर एक्टिव हो जाता है। ओह, क्योंकि वो हर वक्त इसमें होता है ना, यार मैंने कोई गलत बात कर दी, मेरी पिटाई हो जाएगी, वो गलत बात कर दी, वो ये हो जाएगा, गलत बात कर दी, वो हो जाएगा। ही इज ऑलवेज स्केर्ड। जबकि एक दूसरा बच्चा जो कि एक बड़े सपोर्टिव माहौल में पला होता है, जहां पे बाप कहता है बेटा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है ना। जहां पे बाप बेटी को ये ठप्पा लगाता है ना पीछे से, कि मैं वहां पीछे बेटी खड़ा हूं। चौड़ी होके जाती है कि हाँ ठीक है ना, बाप है पीछे, मसला कोई आए नहीं, अल्लाह। नो इशू। सही। वो फिर जब बाप नहीं भी होता, वो बाप मर भी जाता है, उसका वो सेंटर जो है ना, वो अपना नॉर्मल रहता है कि Strong भाई कर ठीक है, मैं रिस्क लूंगी, क्या होगा दादा, सही। रिस्क नहीं है तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। ये एरिया जो डेवलप होता है, इसकी वजह से बच्चों में हेजिटेशन आती है। ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल सही। ये रूट कॉज है। सही। मैं ये कर लूंगा तो ये ना हो जाए, ये कर लूंगा तो ये ना हो जाए, ये कर लूंगा तो ये ना हो जाए, ये कॉज वहां पड़ी। अब इसको ठीक कैसे करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ठीक कैसे दैट करना है? इज द क्वेश्चन। ये तो एक पहले तो हम कहते हैं ना कि पहले प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ। हाँ। तो ये कैसे दूर हो सकता है सर? ये Right. बताइए। इसको दूर करने का तरीका ये है, इसका राज है आपकी बॉडी लैंग्वेज के। मैं सरापा मगजने राज था, वाह मैं बरसों रहा हूं राज में, वाह। तेरी शौक दीद
कशा कशा मुझे खींच के लाई मजाज में। वाह, मैं तो एक राजों का मखजन कहते हैं, खजाने से है मखजन, रूट पर खजाना था राजों का जब तुमने मुझे क्रिएट किया था। वाह, मगर तुमने मुझे फॉर्म कर दी जब तुम्हें ये हुआ कि यार मैं इसको जरा पुतला बना के तो देखूं ये करता क्या है, देखूं तो सही ये निकलता क्या है। रूह तो अरवा तो क्रिएट हो गई थी ना, अरवा तो क्रिएट हो गई थी। कुरान मजीद में इसका जिक्र है, बाकायदा हमारा और आपका ऊपर अल्लाह ताला के साथ मुआहदा हुआ है अल्लाह, कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा। नसीर तुराबी जिन्होंने वो बड़ी शोरा आफाक गज़ल लिखी है, मैं हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई, आय आय, उनका पूरा उसके ऊपर कलाम मौजूद है कि किस तरह से कुरान मजीद को उन्होंने कोट किया है वहां पे। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर बड़े राज हैं। सही। अब आप जब ये देखें, बल्कि बॉडी में बड़े राज है, बल्कि बॉडी के एक्सप्रेशन के भी बड़े राज हैं। वही आ जी, रहे हैं, वही आ रहे हैं। आप देखें एक आदमी जिसको महीने की तनख्वाह नहीं मिली टाइम पर, बिल्कुल, अब वो घर जाएगा, उसको पता है कि बीवी वहाँ बैठी होगी, वो भी सही होगी, बोलेगी भाई कल अंडा डबल रोटी मक्खन आना है, किधर से आएगा। आय अल्लाह, सही है, मैं टेंशन में हूँ, राइट, सही, ओके। हाँ, वो कैसे घर जा रहा होगा, सही, उसके हाथ जेब में होंगे आगे या पीछे होंगे, सर झुका हुआ होगा, कंधे झुके होंगे, ज़मीन को देखता हुआ जा रहा होगा। यस और नो? ऐसा ही, जब कोई टीम हार के ग्राउंड से बाहर निकलती है, उनके सर देखा करें कहाँ होते हैं, बिल्कुल ऐसे, और जब वही टीम जीत के निकल रही होती है, उनके सर देखें कहाँ होते हैं। बिल्कुल ऐसे, कभी सर यहाँ होते हैं, कभी सर यहाँ होते हैं, कभी कंधे यूं होते हैं, कभी कंधे यूं होते हैं। यस और नो? यस, यस और नो? फर्क है ना। ये माइंड कंट्रोल कर रहा है बॉडी को। मगज़न राज ये है कि बॉडी भी कंट्रोल करती है माइंड को। हकीकत, राइट। आप टेंशन में परेशान हैं, आप देखें, आप नीचे देख रहे होंगे, इग्नोर, आंखों को चुरा रहे होंगे। उस वक्त आपने एक काम करना है, मैं बता रहा हूं, आपके तवज्जो से पहुंचा रहा हूं आप तक। जी, करना क्या है आप लोगों ने, जब हेजिटेशन हो, जब खौफ हो, जब परेशानी हो, कारोबार की परेशानी हो, जॉब ना मिलने की परेशानी हो, आप नीचे देख रहे होंगे, उस वक्त आपने एक काम करना है, आपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके आनी है, सर को ऊपर उठाना है, कंधों को पीछे करना है और तन के खड़ा हो जाना है। फिर आप देखें आपके दिमाग में क्या चलता है। जबरदस्त सर, ग्रेट ग्रेट। फिर आप देखें आपके दिमाग में क्या चलता है। वो खौफ आता है आपके दिमाग में या नहीं आता? यानी कि अब इजाजत ये सर, मेरी पूरी रिसर्च है टाइम आ न्यूरोसाइंस गया पे। सर, ब्रेक। लेकिन आपने इतनी प्यारी बात की है कि हम औरों से लड़ने से पहले अपने आप से अगर लड़ लें और स्ट्रॉन्ग कर लें तो फिर आप सारी दुनिया से लड़ लेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर अली जरार साहब और प्रोफेसर डॉक्टर जहांजेब साहब दोनों मौजूद हैं एक बार फिर। आप दोनों को खुश आमदीद। पूरी कोशिश हो रही है कि हम आप तक एक अच्छा मैसेज, एक अच्छे अवेयरनेस सेगमेंट को पहुंचाएं। और मैं भी चलती हूँ ज़रा जहांजेब की तरफ। यंगेस्ट एंड राइजिंग है, स्टार है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी गुफ्तगू भी बड़ी जामे होती है। और मैं कहूँगी यंगेस्ट जब कोई बात कहीं डिलीवर करता है तो ये बड़ी इम्प्रेसिव होती है देखा जाए तो, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें आने वाली जनरेशन को डीमोटिवेट करने से बेहतर है उनको अच्छी बात उनको डिलीवर करें, ताकि उनकी अंदर जो सलाहियतें जो छुपी हुई हैं, किसी वजह से रुकी हुई हैं, वो उभर के सामने खौफ, प्रेशर और ख़ास तौर पे इस बात पे मैं कहूँगी कि वो कहते हैं अपने आप से, कहते जो अपने आप से हार जाए तो दुनिया को फिर आसानी हो जाती है। तो अपने अंदर जो आपने स्ट्रॉन्गनेस, वर्थ एंड मैं कहूँगी कि एक ख़ास एनर्जी होती है ना, जो बंदे को कभी लेट डाउन नहीं होने देती, वो आपको खुद ही पैदा करनी, कोई आके आपके अंदर नहीं पैदा कर सकता। ओवर टू यू जहांजेब। हमारी आने वाली जनरेशन एक ऑफ कोर्स एक फाइट
आपने भी, चलिए हमें आपकी एग्जांपल आप बताएं कि क्या ऐसे प्लेट में किसी ने बोला लो जाजिब ये एजुकेशन ले लो, Of course not, लो ma'am. जाजिब आप मोटिवेशन स्पीकर बन जाओ। जाजिब कौन है, क्या है जाजिब, ने क्या फेजेस से गुजरे, ओवर टू यू जाजिब। चले मैम, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू, क्योंकि सर कह रहे थे, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, आपकी बातों में बड़ी नॉलेज थी सर। एक बड़ा मशहूर शेर नहीं अक़वाल ज़री है जो मेरे जहन में आया कि आपको दुनिया जब तक हरा नहीं सकती जब तक कि आप खुद से ना हार जाएं। तो सबसे बड़ा इंसान का जो दुश्मन होता है वो उसका खौफ होता है, बिल्कुल, कि वो सोचता है कि यार अगर मैं ये बोलूँगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, इसका रद्द अमल क्या होगा, ऐसा तो नहीं है मेरी रेपुटेशन पे बात आ जाएगी, ऐसा तो नहीं मेरी इज्जत में कोई कमी हो जाएगी। तो ये जो खौफ होता है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है आगे बढ़ने ही नहीं देता। कि उसमें स्किल्स होती हैं, उसमें सलाहियत होती है, ही नोज ही कैन डू दैट, पर वो इस खौफ की वजह से वो काम नहीं कर सकता। मिसाल है मोहम्मद अली जिन्ना अगर सोचते कि नहीं यार पाकिस्तान मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, मैं लड़ नहीं सकता, तलवार नहीं उठा सकता, और उसमें गोरों से क्या खतो किताबत करूंगा भाई। हाँ। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं आई कैन डू दैट, वो खौफ जो होता है ना, उस खौफ को किया। सबसे बड़ी चीज़ सर कह रहे थे बॉडी लैंग्वेज आपकी जो होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपके ब्रेन की जो कम्युनिकेशन बिटवीन योर बॉडी एंड जेस्चर्स रियली मैटर्स। वाकई आप देखिए नाजी कौमों का जो सरबराह था जिसकी बात सर कर भी रहे थे, हिटलर, क्या उसका ऐसा स्किल था, क्या ऐसी बात थी ही नोज हाउ टू स्पीक, ही नोज के लोगों को कैसे कैप्चर करना है। सर बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे, सर ने चाइना की एग्जांपल दी, गोरों की एग्जांपल दी। टर्की में माशाल्लाह मैं रहा तो वहाँ आज भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिवायत है कि जब आप नमाज़ पढ़ने वहाँ खड़े होते हैं ना मैम, तो टर्किश कहते हैं कि जो पीछे शोर कर रहे हैं ना जो बच्चे पीछे शोर शराबा कर रहे हैं, इनको आप रोको टोको नहीं, क्योंकि ये आने वाले टाइम का मुस्तकबिल है। ये वो बच्चे हैं जो घर से मोबाइल और ये सब चीज़ें छोड़ कर आए, गैजेट्स को छोड़ कर मस्जिद में आए। अल्लाह, यानी जब आप दीन को छोड़ते हैं ना तो दुनिया आपको छोड़ देती है। सबसे अहम चीज़ ये कि सारी के सारी जो डिसिप्लिन है ना हमारे वहाँ, ईमान इत्तेहाद तंजीम वाली जो बात करते हैं, हमारे कुरान करीम में, हमारे नबी की सुन्नत में, हमारे माजी में, हमारे पास्ट में सब चीज़ें बहुत जामे तौर पे हमें बताई गई हैं, सिखाई गई हैं। सही क्या है, गलत क्या है, दीन क्या सिखाता है आपको, ये करना है, ये नहीं करना, ये सही है, इसमें आपका फ़ायदा है, बिल्कुल है, ये गलत है, इसको नहीं करना आपने, जो गलत है उसके पीछे पूरी साइंस है। आज भी कुरान करीम से कम बेश 65 उलूम में जो प्रूव हो गए। सर ने कहा कि भाई ऐसी चीज़ें कि जो लोगों पे वो राज हैं अभी खुले नहीं हैं, क्योंकि साइंस की औकात ही नहीं कि वो हमारे इन चीज़ों से आगे कॉम्पीट कर सके। बिल्कुल है। जब राज खुलते तो पहले 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, हो गया था। तो क्या मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो सारे हमारे वहाँ बिगाड़ पैदा हो रहा है उसकी वजह ये कि जो सर एग्जाम्पल दे रहे थे कि ग़ुलाम तो आज हम हैं, मान लें कि ग़ुलाम है, बस ये कि उनका टेक्निक चेंज हो गई है। पहले वो अफीम के नशे में करते थे, अब उन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिया। गुलामी की टैक्टिक्स चेंज कर दिए। अमेरिकन ये जो ब्रिटिश हैं, अमेरिकन है, बड़े ज़हीन लोग होते हैं, इनोस लाजमी नहीं है कि यहाँ की हुकूमत करें। 1608 में बर सग़ीर को पूरा कैप्चर कर लिया, उन्होंने बोला यार कौन टाइम वेस्ट करे, वहीं बैठ कर हुकूमत करते। टैक्टिक्स अभी भी जो मुसाद या दूसरी जो इनकी हैं जो इश्की, इनके वहाँ एक बड़ी बेहतरीन किस्म की साजिश में कहूँ, ये कहती है कि अगर आप मुसलमानों की औरतों में बिगाड़ पैदा कर दो, जो माँ के एग्जाम्पल दे रहे थे कि औरत से घर बनता है, उससे जनरेशन बनती है आपकी पूरी बाकायदा। अगर एक औरत पढ़ी लिखी होगी तो पूरी जनरेशन आने वाली पढ़ी लिखी होगी। तो ये जूइश और ये यहूद और नसारा की साजिशें ये होती कि इनकी औरतों में अगर बिगाड़ पैदा कर दो तो पूरी जनरेशन ख़राब हो जाएगी। वाह। फिर आपका एक सवाल था कि भाई जो हमारी जनरेशन में, बहुत ज़बरदस्त सवाल था, मैं होल्ड करके बैठा हुआ था कि मैंने मैट्रिक किया बायो साइंसेस से, इंटर किया कॉमर्स से, उसके बाद मैं आर्ट्स में लेकर बैठा हूँ। उसके पीछे क्या है? गाइडेंस, काउंसलिंग नहीं होती हमारे वहाँ। बिल्कुल सही कहा। बच्चों को बताया जाता है भाई ये बंदा है, इससे अगर तुम मशवरा लोगे ना सही मशवरा देगा। हम लोग मशवरा लेते ही नहीं। ये तो भाई दीन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मैं समझता हूँ कि किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं थी, पर वो सिखाते थे। ग़ज़वा खंदक में सलमान फ़ारसी से मशवरा लिया कि आप बताएं कैसे होता है। मशवरा लेने का उन्होंने हमें सिखाया कि आप जब कोई डिसीजन लें ना मशवरा लें। हम अपने बच्चों को पहले ही डर में डाल देते हैं, हम उनके जनरल स्किल्स पे बात ही नहीं करते, उनको सिखाते नहीं कि आपने कैसे खुद मुख्तार होना है, कैसे आपने कॉन्फिडेंट होना है, कैसे आपने बात करनी है। तमीज़ व तमद्दुन तो दीन में आपको बहुत बेतहाशा मिलेगा। आज आप देख लें कि जो एकेडमिक से स्टूडेंट्स होते हैं, हम भी पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, काफ़ी में पढ़ा है, तो वो हमारे रिस्पेक्शन इस तरह से नहीं करते हैं इस तरह से नहीं। लेकिन अगर मदरसे का एक मौलाना जा रहा होगा तो सारे हाथ बांध के खड़े हैं। अदब सीखना है तो फिर आप वहाँ आ जाना। अज़ीज़ क्या था? सारे जहानों का इल्म था, जो ना था वो अदब ना था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि आदम को सजदा कर। तो मैं क्यों करूँ, मैं तो उतना नॉलेज वाला।
इतना अदब। हाँ, सही तो वो क्या हुआ, फरिश्तों के सरदार से वो इब्लीस बन गया। हाय हाय हाय। तो ये इसमें थी। अब देखें श्रीलंका की एग्जांपल मैं देख के बताता हूँ। पहले तो ये आपकी बात कंप्लीट कर लूँ कि काउंसलिंग का सही टाइम बच्चों का जो होता है मैम, वो 8वीं क्लास होता है। जब Okay. बच्चा 8 स्टैंडर्ड तक पहुँचे ना, ओके। तब उसको डिसाइड करवा दे कि आपने ये करना है। आपने ये ट्रैक को यूज़ एग्जैक्ट नहीं करना, वरना किसी मुकाम पे नहीं पहुँच पाओगे। अब मैं कर रहा हूँ बायो में, फिर जा रहा हूँ कॉमर्स में, फिर जा रहा हूँ आर्ट्स में, फिर करियर मैंने फुल स्टॉप कर दिया, मजदूरी कर रहा हूँ किसी कंपनी में। आप शुरू से बता दें, देखो अगर तुमने कॉमर्स ही पढ़ना है ना, तो अपना टाइम इतना ना लगाओ, शुरू से उसी इन आई.कॉम करो, बी.कॉम करो, MBA इन फाइनेंस करो, आगे बढ़ जाओ। अगर आपने बायो करना है तो बायो का मतलब MBA, उसी ट्रैक पे रहो। ट्रैक चेंज करोगे डिस ट्रैक हो जाओगे। तो ये हम लोग सिखाते नहीं है। हमारे वहाँ 8वीं क्लास से ये सेशन देना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए बच्चों को। ये जो आप कहते हैं ना कि एक बात जो मैं कह रहा था, चैरिटी बिगिंस एट होम, ऑफ कोर्स पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, लेकिन स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है। जो स्कूल होते हैं जहाँ वो बच्चा अपना घर से ज़्यादा टाइम गुजार रहा है, तो वहाँ टीचर भी इस कैलिबर के हों कि जो उसको सारे तमीज़ और तमद्दुन की चीज़ें सिखाएं। गुड। बच्चा तो कोरा कागज़ है, उसको जो बोलोगे वो करेगा, समझ ही नहीं है उसमें। वो क्या करते हैं, बाज़ वक़्त टीचर की नकल करना शुरू कर देता है, बाज़ वक़्त पेरेंट्स की नकल करना शुरू कर देता है। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना। तो स्कूल आपकी, मैं समझता हूँ कि वो घर के बाद दूसरी जगह ऐसी है, दरसगाह एक ऐसी है दरसगाह ऐसी जहाँ से वो सारे एटिकेट सीखता है कि भाई मुझे ये करना है, ये नहीं करना। और दुनिया से तभी उसको वास्ता पड़ता है, ऐसा कि मसला ये है, हमारे वहाँ तो स्कूलिंग सिस्टम पूरा बिजनेस है ना मैम। उनके लिए तो वो जो स्टूडेंट है ना, वो स्टूडेंट नहीं, वो क्लाइंट है। हाँ बोलते हैं यार कस्टमर इज ऑलवेज द बेस्ट। बिल्कुल सही, तो कस्टमर का अगर समझोगे तो ज़ाहिर है माशरे में बिगाड़ तो पैदा होगा। बिल्कुल ऐसे। ये माशरे का बिगाड़ संभालना रियासत की जिम्मेदारी होती है। आप क्यों नहीं एक स्टैंडर्ड कर देते भाई? नसाब अगर एक हो पूरे पाकिस्तान का, तो किसी भी शख्स, किसी भी स्टूडेंट में या किसी भी बच्चे में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सब एक स्टैंडर्ड का पढ़ लें। क्लासिफिकेशन आपने बनाई हुई पूरी, धंधा है। तो ये हमारी जो क्लासिफिकेशन पे कॉन्फ्रेंस पे चल रही थी कि हमारा बोलने का तरीका होना चाहिए, हमें बात करने का तरीका होना चाहिए। हम सोचते हैं बाज़ औक़ात कि मैं अपने बच्चे को कंप्यूटर का प्रोग्रामर बना दूं, बहुत अच्छा, ऐसा टेक्निकल स्किल्स सिखाऊं कि वो तबाही मचा दे, बेहतरीन किस्म का। सही। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि देखो टेक्निकल स्किल्स से ऊपर एक स्किल होता है जिसे हम लोग HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कहते हैं जनरल स्किल्स। ऑल्दो आई एम नॉट द पर्सन ऑफ HR, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि देखो टेक्निकल स्किल्स एक हद तक काम करते हैं, उस डोमेन से बाहर निकलते हैं। लेकिन जनरल स्किल्स वो होते हैं जो तमाम टेक्निकल लोगों से काम ले लें। मिसाल है आप हैं, पूरा अमला चला रही हैं आप, आपके जनरल स्किल्स बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चों में इन चीज़ों की बड़ी कमी है, उनको ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। डॉक्टर जहांज़ेब प्रोफेसर सब बड़ी अच्छी तरीके से, मैं कहूँगी एक बच्चे की लाइफ जो है वो कठपुतलियों जैसे ना किसके हाथ में चल रही है। मैं नाज़रीन इस वक्त छोटी सी ब्रेक लूँगी और बहुत एक देखा जाए तो बच्चा कोई एक टॉय नहीं है, उसने आगे बढ़ना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है और बहुत अपनी फैमिली को संभालना है। और इन्हीं में से कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं जैसे बड़े बड़े नामवर शख्सियत हैं, कोई अलग से कोई एलियन या मखलूक नहीं होते, ये इधर इधर हमारे इर्द गिर्द में से ही कोई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कोई मैं ये कहूँगी सर सैयद अहमद ख़ान, लियाकत अली ख़ान और बड़े बड़े साइंसदान भी आम जैसे लोग ही थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को शख्स से शख्सियत बना के प्रेजेंट किया, जो हम सब की रहनुमाई आज कर रहे हैं उलूम के थ्रू, अपनी किताबों के थ्रू। लेकिन डिपेंड ऑन यू कि आप करना क्या चाहते हैं, डिसाइड करना पड़ेगा। लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सबके साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। प्रोफेसर डॉक्टर जहांज़ेब अलवी साहब बता रहे थे कि बेसिकली बच्चों की जो ग्रूमिंग की जाती है वो इनिशियली कब स्टार्ट होती है, और हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं। ये सही है कि गलत है? इतने ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं कि सिर्फ
कहते हैं पैसा चाहिए पैसा, बच्चे को एक एटीएम समझने लगते हैं और शायद क्रिएट भी उसको एटीएम समझ के ही करते हैं। बड़ा तीखा सवाल है, उधर बैठे हुए पेरेंट्स नाराज़ ना हो माजरत के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बच्चों के साथ बिहेव भी ऐसा ही होता है कि उसको मेंटली क्रिएट भी इसलिए किया जाता है कि तुम ये बन जाओ, इस फील्ड में बड़ा पैसा है। ओवर टू यू सर। बाकी ठीक है सवाल है मैम, बाकी मेरे मुशाहदत रहे हैं, इनफैक्ट मैंने देखा है ये आप बहुत सही करेंगे, लोग बच्चों को एटीएम कार्ड ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। वो ट्रीट करते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा वर्कर है। इनफैक्ट मैंने देखे हैं अपने करीबी लोगों में देखे हैं कि उनसे अगर कहो ना कि बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, वो कहता है पढ़ के क्या करना है, थोड़ा बड़ा हो तो काम पे लगा देंगे, जॉब पे जाएगा, कुछ पैसे कमा कर लाएगा। मेरा मानना है कि डिमांडिंग नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आप जब डिमांड करती है तो वो प्रेशर रहना शुरू करता है। लेकिन इंडिया में सोसाइटी सबसे ज़्यादा है, ओके, क्योंकि वहाँ एक कल्चर बन चुका है, वो डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं, भाई ये करो ये करो ये करो, डिमांड नहीं, लेट देम डू यार, ज़िंदगी तो जीने दो। सही, वो है ना, आप थोड़ा सा उनको स्पेस दें कि हाँ यार आपको जो पसंद है आप करें। डिमांड करने से क्या होता है, वो अनड्यू प्रेशर लेना शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ा मसला अभी सर यहाँ बात कर रहे थे कि उनमें वो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, वो लोगों से सही से गुफ्तगू नहीं कर पाते, लोगों में खड़े नहीं हो सकते, हुजूम में बात नहीं कर सकते। वो तमाम बुराइयाँ जो होती हैं, जो एक पर्सनैलिटी में नहीं होना चाहिए, उनमें क्रिएट होती है, क्योंकि उनको बार बार ट्रिगर किया जाता है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। ऑल्दो वो लाइक नहीं करते, आपने अगर कोई काम करवाना है तो आप उनको करके दिखाएं, देखो तुम्हारे वालिद ने ये काम किया, अब तुम कर सकते हो, तो वो इंस्पायर होगा। लास्ट टाइम हम जब यहाँ सिगमेंट में आए थे, यहाँ इसी जगह पे एक हज़रत बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि मैंने ड्रेसिंग जो करना शुरू की वो अपने वालिद मोहतरम को देख कर करना शुरू किया। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आप अमल करके दिखाते हैं तो बच्चे इंस्पायर होते हैं। अगर आपने उनसे कोई काम लेना है, बजाय इसके कि आप डिमांड करें, आप उनको मोटिवेट करें, देखो ये चीज़ ऐसे करो, गुड, ऐसे करोगे। आप बाज़ औक़ात आप घर जाते होंगे, आपके जो भांजे भतीजे हैं आपको टीवी पे देखते होंगे, तो वो खुद भी थोड़ी सी एक्टिंग करते होंगे आपकी तरह, आपकी कॉपी करते होंगे। क्या होगा, वो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बना रहे हैं आपको। तो अगर आपने डिमांड करनी है तो बजाय इसके उसकी थोड़ी सी फ्रेमिंग डिफरेंट करनी है, बात वही हो, तरीका डिफरेंट। ये आपने ऐसी घरेलू बात की है ना मुझे, हाँ ऐसा ही होता है। और फिर वो मेरी नकल, आप तो आज जैसे मुझे देखते कहेंगे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैंने कहा अच्छा, इट्स मीन के बच्चा जल्दी ऑब्जर्व करता है, पिक करता है, और अगर कुछ अच्छी चीज़ है तो उसको मैं कहूँगी अडॉप्ट भी करता है, डिपेंड ऑन यू। इसीलिए हम कहते हैं घर का एनवायरनमेंट ऐसा ना हो कि बच्चा कोई गलत बात सीख ले, तो फिर वो ऑफ कोर्स उसको बार बार, कभी कभी मैं सर आपकी तरफ आ रही हूँ, कभी कभी छोटा बच्चा अपनी तोतली ज़बान से कोई गाली देता है तो हम सब खुश होते हैं, ये पहली गलती हम लोग घर से ही करते हैं। लेट्स सी, ओवर टू यू सर। अब हम ज़रा सम अप पे आएँ कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए सर, कि उनका कॉन्फिडेंस लाइक ना हो, खौफजदा ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम बच्चों को जब कुछ भी नहीं कहते तो बच्चा बदतमीज़ हो जाता है। ओवर टू यू सर। देखिए, ये मेरे हाथ में ओके एक मग है, ठीक है, मैं ये इसको उस तरह से समझा, ओके ठीक है। अब जब कुमार ये मग बना रहा था जी, और ये सॉलिडिफाइड फॉर्म में नहीं था, मट्टी कच्ची थी, ठीक है, आब वो गिल का जो पुतला था वो बना था उस वक्त, तो ये बन रहा था और उसने हाथ यूं रखे हुए थे। सही, अगर ये हाथ ज़्यादा सख्त हो गए हाँ तो ये अपनी फॉर्म चेंज छोड़ देगा, ठीक है, और अगर हाथ ढीले हो गए तो भी ये अपनी फॉर्म छोड़ देगा। वो जैसा उसको बनाना चाह रहा है वो हर तरह का बन जाएगा, वैसा नहीं बनेगा। ये बड़ा एक पुलिस सरात समझ लें कि जिस पे आपको चलना होता है, कि ना ज़्यादा सख्ती करनी है और ना ज़्यादा नरमी करनी है। ओके, और ये बड़ा टेक्निकल काम है, बड़ा सोच समझ के बिहेवियर होता है। मेरा बच्चा जो है अगर वो फेल होके आ गया, सही है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उसको डांटूंगा, डपटूंगा। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि यार बेटा तूने जो है ना बड़ा ज़बरदस्त काम किया, तेरा बाप आज तक कभी पास नहीं हुआ पहली गो के अंदर, तो तू पास हो जाता, तो मैं कहता कि यार ये कैसे होगा, परंपरा करनी है, वो परंपरा तो कंटिन्यू करनी है। तो उसका दिल थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है कि यार अब्बा ने कुछ कहा नहीं, सही, ज़्यादा सख्ती नहीं की। बट अगर फ़र्ज़ करें कि वो पढ़ ही नहीं रहा और मैं कहूँ नहीं बेटा कोई मसला नहीं है, तेरे तो 7 जनरेशन में बैठ के बैठा हुआ, मसला ही कोई नहीं है, तूने पढ़ के क्या करना है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि यार ये बच्चे जब सुबह उठेंगे जवानी में तो ये सोचेंगे कि हमने करना क्या है, कुछ तो है,
हमने क्या करना है, हमने कहाँ जाना है, हम ये दिन गुजारेंगे कैसे, किस समझ जाएंगे, फिर वो इधर उधर जाना शुरू करते हैं। तो वो हाथ ढीला रखा था, सब कुछ दे दिया, कहानी खत्म हो गई। वहां हाथ टाइट कर दिया, डरा दिया, धमका दिया, वहां कहानी खत्म हो गई। हाथ को बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में होना चाहिए, ओके, ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा नर्म। ये वो साइंस है जो आपको बड़ा सोच समझ के खुद समझनी पड़ेगी, ये किताब में नहीं मिलेगी आपको। That's good. ये किताब में नहीं, ये किताब में नहीं हमें मिलेगी। दिस इज नॉट व्हाट दे टीच यू एट हार्वर्ड। यानी कि आपका कहने का मकसद क्या है कि बच्चे को हम ना ज्यादा ढीला छोड़ें ना ज्यादा और ना ही टाइट ना करें, ज्यादा टाइट, दोनों सूरतों में आप बिगाड़ देंगे उसको। बच्चे को बिगाड़ या पैदा तो दबा देंगे या बहुत ज्यादा चौड़ा कर देंगे, जो फिर आगे जाके वो पतला होगा जब उसको दबाने की ठोकरें लगेंगी। हाँ चलिए जी, हमारे पास 3 मिनट है, मैं ज़रा चलती हूँ जहाँ से ये कैमरा है, जाते जाते 1 मिनट आपके पास मैसेज दीजिएगा। अच्छा, तो जो परवरिश होती है मैं समझता हूँ कि ये बायलैटरली पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है, और जहाँ वो उसको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं वहाँ भी उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो स्कूल्स वगैरह होते हैं। लेकिन पेरेंट्स ये ना सोचे कि स्कूल जा रहा है तो प्रॉपर्ली उनकी जिम्मेदारी है। बच्चा अगर घर आता है तो आप देखें तो सही उसने किया क्या है, उसकी जो डायरी है उसमें टीचर ने क्या असाइनमेंट दी है। तो ये परवरिश का पार्ट होते हैं, बजाय इसके कि आप उस पर हुक्म चलाएँ, उस पर सख्ती करें। सर ने बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल लेकर समझाया कि ना ज़्यादा हाथ टाइट करें ना ज़्यादा नरम करें, उसको बैलेंस रखें, उसको मोटिवेट करें। कहते ना कि अगर आप जंग लड़ने जा रहे हैं, आप सोचेंगे मेरे साथ ये सब लोग हैं तो शायद वो आप एक जंग जीतेंगे, लेकिन आप ये सोचें कि इन सब के साथ मैं हूँ तो शायद आने वाली 10 जंगें जीत जाएंगे। जैसे मिसाल मैम दे रही थी कि बच्चे जब बाहर जाती है उसको पता है उसका वालिद मोहतरम बाप उसका पीछे है, तो उसमें कॉन्फिडेंट आ जाता है। आपने बच्चों को बताना है कि डू इट, आई एम विद यू, बट द राइट थिंग शुड बी डन, जो सही चीज़ है वो करें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि मोटिवेट आपने ही करना है, काउंसलिंग आपने ही करनी है, समझाना आपने ही है, तो ही जाकर आपके बच्चे जो हैं वो परवान चढ़ेंगे। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर जाजिब सर। डॉक्टर अली जरार साहब प्लीज़ ये कैमरा। बच्चों को वक्त दें। जी, आपके 4 कारोबार हैं, एक कारोबार बंद करना है। अगर उस कारोबार बंद करने से आप रात का खाना अपने बच्चों के साथ खा सकते हैं या आपकी ट्रैवलिंग कम हो सकती है, स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन। वरना ये जो इमारत आप खड़ी कर रहे हैं जिसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये इमारत का सीधा होना बड़ा मुश्किल है। उसको आपके वक्त की ज़रूरत है, आपके तवज्जो की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, उसको आपकी डांट की भी ज़रूरत है, आपके प्यार की भी ज़रूरत है। बी विद देम, स्पेंड टाइम विद देम। और अल्लाह के वास्ते ये जो गैजेट्स आपने घरों में बच्चों को गैजेट्स में लगा दिया, इनसे अपनी जान छुड़ाइए। आप देखिए तो सही कि न्यूरो साइंस कहती क्या है कि इनके साथ अगर एक छोटी उम्र का बच्चा वक्त गुजारता है तो उस पर क्या गुजरती है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो। डॉक्टर अली जरार साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो, एंड प्रोफेसर डॉक्टर जाजिब अली साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मोटिवेशनल आपने गुफ्तगू की, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। और जी नाज़रीन, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हरगिज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ सीधी साधारण बात कहती हूँ। और मैं अब जाते हुए सिर्फ एक बात कहूँगी कि बेशक कुरान में पहला अल्फाज जो हमने कहा इक़रा, पढ़, और मौला अली ने कहा जितना इल्म मेरे पास है लोगों ने मुझसे सीखा नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और कुरान पाक में एक चीज़, बेशक आप अरबी में पढ़ते हैं लेकिन अगर तर्जुमे से पढ़ें तो आपके इल्म में इजाफा होगा और आप बेहतरीन पेरेंट्स या बेहतरीन किरदार निभा सकते हैं। एक दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि अपने बच्चों को, जो इंट्रो में मैंने एक बात कही थी कि बच्चे को कभी किसी से कंपेयर मत करें और कभी उसकी एग्जाम्पल किसी और बच्चे की न दें। अगर आपका बच्चा है, आपका लख्त जिगर है, आपका खून है, तो आप बेहतर जानते हैं। पहले तो शुरू की जो परवरिश है उसकी ज़रा फ्रीडम, उसकी हर चीज़ को उसकी ज़िंदगी के मुताबिक जिंदगी, लेकिन जब आपको लगे कि अब इसने और मज़ीद दुनिया में कदम रखना है, दुनिया को फेस करना है, तो सबसे अच्छी परवरिश ये होगी कि आप अपने बच्चे पे भरोसा करें और बच्चे को उसको अप्रिशिएट करें, उसकी गलती को भी इस तरीके से कवर करें कि उसको पता भी ना चले और उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग करें कि आप बेस्ट हो, आप वो मेरे बेटे हो जो कोई नहीं हो सकता और आप वो करोगे जो कोई नहीं कर सकता। वो अगर नेगेटिव भी सोचेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बेहतरीन मैं कहूँगी आपके बच्चों के लिए एक पेरेंट्स की बेहतरीन स्ट्रेटजी है। अपने बेटे को बेस्ट कहें, अपनी बेटी को बेस्ट कहें
और उनके साथ जैसे सर ने कहा, जरार साहब ने, कि टाइम स्पेंड करें, उनको दोस्त बाहर से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। बेस्ट दोस्त अम्मी और अब्बू और बहन भाई हूँ, कि उसे कभी ज़रूरत ही ना पड़े बाहर के लोगों की। लेट्स यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।